प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा क्लास आपकी डिले हो गई। यहाँ से कुछ लाइव सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने आपको बता रखा था कि किस तरीके से आर्टिकल 33 में इन अधिकारियों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जाता है। इसका मतलब है कि इसके लिए विधि संसद बनाएगी, इसलिए बीएसएफ के किसी व्यक्ति को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि सेना और केंद्रीय सैनिक बल, तो उसमें बीएसएफ भी आएगा, सीआईएसएफ भी आएगा। इनको भी फंडामेंटल राइट नहीं है कि बोलने का अधिकार, धरना प्रदर्शन। अब देखोगे किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के चलाया था। इस बात पे बड़ी आपत्ति उठाई गई और कहा गया कि ये तो बिल्कुल अनुशासन के खिलाफ है। और दोस्तों, इसलिए इसमें रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स के इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि अब इंटेलिजेंस का मतलब है कि रॉ, जो विदेशी देशों से सूचना इकट्ठा करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये बड़ी सेंसिटिव सुरक्षा की बात से एजेंसियां हैं। अगर इनकी सूचनाएं बाहर हो गई फिर तो देश की सुरक्षा खतरे में होगी। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट में वो अधिकार हमें नहीं दिया जा सकता जिससे देश की सुरक्षा पर ही खतरा उत्पन्न हो जाए, राष्ट्रीय एकता अखंडता ही खतरे में आ जाए। इसलिए इन श्रेणी के लोगों को ये अधिकार प्रतिबंधित किया गया है। और अब देखोगे हर सिस्टम का अपना रेडियो सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे हम फोन से बात करते हैं तो हमारे फोन के सिस्टम का अलग है व्यवस्था। आर्मी के अधिकारी बात करेंगे, पुलिस के अधिकारी बात करेंगे, उनका संचार व्यवस्था पूरा अलग होती है। उस संचार व्यवस्था ने तीनों की संचार व्यवस्था अलग अलग होती है। तो अगर तीनों की संचार व्यवस्था में काम करने वाले लोगों को कोई इंफॉर्मेशन पता चल रहा है तो वो आम लोगों को बता नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा जाता है कि इन तीन श्रेणी के लोगों को अधिकारों को सीमित किया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन है और इसके लिए संसद ने विधि बना रखी है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर सकते जैसा कि आम नागरिक कर सकता है। इसका मतलब है कि अनुशासन और आजादी के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा, कर्तव्य और अधिकारों के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति कहेगा हमारे अधिकार ही अधिकार ही हैं, अधिकार के साथ कर्तव्य भी आते हैं पहला। और सबसे बड़ी बात है अधिकार का अनुशासन के साथ भी संतुलन होना चाहिए दोस्तों। अभी अधिकार हो गया आजादी है, आजादी का मतलब ये थोड़ा ही है कि जो कोई भी कुछ भी कह दे। तो हर पदाधिकारी का एक बड़ा ही दायित्व है, इसलिए ऐसा किया गया है। अनुच्छेद 34 में भी अधिकारों को सीमित करने का प्रावधान है और अनुच्छेद 34 पर तो बार बार बड़े विवाद होते रहते हैं। तो जरा देखो अनुच्छेद 34 में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 34 में खास बात है जहां पे लिखा गया है सैन्य कानून, मार्शल लॉ। अब अपने आप में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है भाई। सामान्यतः फौजी शासन तो पाकिस्तान में होता है, फौजी शासन तो म्यांमार में है। तो संविधान के आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ की बात की गई, सेना के कानून की बात की गई है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बड़ी अटपटी बात है। यानी सेना का काम क्या है? देश की सीमाओं की रक्षा करना। पुलिस का काम है लोक व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस काम अंदर का है, सेना काम बाहर का है। और मार्शल लॉ शब्द ही अपने आप में बड़ा खतरनाक किस्म का हटपटा है, लेकिन अनुच्छेद 34 में बात की गई है। और किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लग रहा है इसका मतलब है कि फिर आप कहोगे मार्शल लॉ क्या है। तो अनुच्छेद 34 में ये तो नहीं बताया गया है, क्योंकि आप जानते हो संविधान में किसी चीज का उल्लेख नहीं होता। संविधान में संक्षिप्त सूत्र दे दिया जाता है कि उसके लिए संसदीय विधि बनाई गई। और आपको यह भी याद दिला दें कि जब अनुच्छेद 34 में लिखा गया है कि जिस क्षेत्र में, यानी भारत किसी भी क्षेत्र में या किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य कानून लागू है, सैन्य कानून लागू है, तो इस व्यवस्था को लागू करने में जो कर्मचारी तैनात हैं उनको कुछ विशेष छूट दी जाएगी। अगर लागू है तो इसे बनाए रखने के लिए तैनात पदाधिकारियों को
विशेष छूट दी जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये विशेष छूट क्या होगी? अब ये संविधान में तो नहीं लिखा गया है, विशेष छूट दी जाएगी यानी विशेष छूट इन्हें प्राप्त होगी। अब संसदीय विधि इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी विशेष छूट मिलेगी। तो किसी भी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू हो तो इसे बनाए रखने के लिए तैनात पदाधिकारियों को कुछ विशेष छूट दी जाएगी। लेकिन अब विशेष छूट आने से पहले और ये भी आपको बता दें, इन पदाधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों को भी वैधानिक बनाया जा सकता है। इस मार्शल लॉ को बनाए रखने के लिए जो पदाधिकारियों के कार्य एवं दिए गए दंड को भी वैधानिक बनाया जा सकता है। ये बात भी ध्यान रखने की है। अब आप कहोगे सर ये तीनों के मतलब क्या है? आर्टिकल 34 में इतनी बात कर दी गई है, अगर तीनों के मतलब हमें देखने हैं तो दोस्तों अब जरा सोच के देखो, ये बड़ी खतरनाक बात है कि मार्शल लॉ का प्रावधान फंडामेंटल राइट में होना। तो जब देश आजाद हुआ तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ तमाम उपद्रवी घटनाएं थी। यानी एक तरफ तो देश आजाद हो रहा था, दूसरी तरफ लोग कह रहे थे कि हम भी आजाद होंगे। यानी असम में नागा समुदाय के लोगों ने कहा भाई हम भी आजाद हो गए। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पहली बार उग्रवाद की घटना पूर्वोत्तर राज्यों से उत्पन्न हुई और इन्होंने कहा भाई अंग्रेज चले गए तो हम भी आजाद हो गए। इन्होंने कहा भाई तुम लोग भारत में के पार्ट में हो? कहा ना, हम भी आजाद। तो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए सीधी चुनौती नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी। इसलिए संविधान निर्माता जानते थे कि ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए संसद ने 1958 में संसदीय विधि का निर्माण कर दिया गया। इसके लिए संसदीय अधिनियम का निर्माण हो गया 1958 में। इसका मतलब है दोस्तों, इसे संविधान में अगर ये आर्टिकल 34 ना होता तो हम ऐसा कोई विधि नहीं बना पाते, क्योंकि इस विधि से मूल अधिकार छीनेगा, आप देखोगे। और 1958 में बना तो सवाल है कि इसमें कहा क्या गया। आप याद रखो, इसमें कहा यह गया है कि आखिर में सैन्य कानून क्या है, मार्शल लॉ क्या है। क्योंकि सैन्य कानून का मतलब है जहां सिविल प्रशासन, यानी जो पुलिस कप्तान है, आईएएस ऑफिसर है, सिविल प्रशासन के लोग हैं, ये तो सिविल प्रशासन है। यानी जहां सिविल प्रशासन लोक व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाए, तो जहां सिविल प्रशासन लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की सहायता ले, इसे मार्शल लॉ कहेंगे। जहां सिविल प्रशासन लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की सहायता ले, सेना या अर्धसैनिक बलों की सहायता ले। देखो दोस्तों, बात को सीधे शब्दों में कहें, भाई हमारे यहाँ तो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए कि डीएम कप्तान मेरे के लोक व्यवस्था न बना पाए तो वो जनरल को, कर्नल को, मेजर को अपने साथ बुला लेंगे। इसलिए जब हम मार्शल लॉ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मार्शल लॉ में यह है कि अब सेना को बुला लेना, दोस्तों ये बात कितनी गंभीर है, सेना को बुला लेना कितनी गंभीर बात है। आप जरा सोच के देखो, एक पुलिस को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रेंड किया गया है। इसलिए कभी आप चले जाओ कश्मीर, तब आप देखोगे, तब कंडीशन देखोगे मार्शल लॉ। क्योंकि अभी देश में अगर ये सेना को बुलाया जाएगा, जरा इसके व्यवहारिक पक्ष देखो। फिलहाल देश में जहां पर ये सैन्य कानून लागू है, पहला वो क्षेत्र था जहां लागू हुआ असम, बात ध्यान रखने की है। अभी लागू है असम, अभी असम में कुछ जिलों में लागू है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, ये राज्य हैं जहां पे अभी भी ये विशेष सैन्य कानून लागू है। और याद रखो दोस्तों, इसी विशेष सैन्य कानून को हम कहते हैं आप्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये आप्सपा है।
आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी विशेष सैन्य अधिनियम, विशेष सैन्य अधिनियम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हो गया। आफ्स्पा, यही 58 में कानून बना संसद में, उसी का नाम है। अब असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कभी आप जाओगे तो अजीब सी कंडीशन आपको दिखेगी। आप अपने जहां राज्य में रहते हो वहां आसपास घूम के देखो तो कभी आप नहीं देखोगे पुलिस स्टेशन में कोई सेना का अधिकारी है। सेना का अधिकारी सबके पुलिस स्टेशन से मतलब नहीं है। थाने पर सेना का अधिकारी क्या करेगा? पुलिस शहर में चले जाओ, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, सेना के थोड़े को मिलेगी। लेकिन यहीं पर आप कश्मीर चले जाओ, अरुणाचल चले जाओ, नागालैंड चले जाओ तो आप देखो शहर में बीच बीच में सैनिकों ने बिल्कुल बैरक बना के अपनी तैनाती कर रखी है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बाकायदा सैनिकों की तैनाती वहां हो रखी है, बीच बीच में उन्हें अपना फोर्स बना रखा है, वही उनकी तैनाती हुई है। और थाने में आपको सेना के लोग बार बार दिखेंगे, यानी शहर के अंदर सेना के अधिकारी दिखेंगे लोग व्यवस्था बनाए रखने के लिए। बड़ी हैरानी वाली बात है। इसलिए कभी भी कश्मीर आप जाओ तो दिखेगा बाकायदा बीएसएफ के लोग, सेना के लोग, शहर के बिल्कुल हर जगह दिखेंगे। सेना की जिप्सी हर जगह दिखेगी, सेना के फौजी हर जगह दिखेंगे। कोई आफ्स्पा है? तो ये सैन्य कानून का मतलब है। अब आप कहोगे सर इसके और इसका मतलब क्या खास बात किया है इसमें, तो जरा आफ्स्पा को और आगे बढ़ा दें। तो दोस्तों आफ्स्पा को हम बढ़ा दें तो इस संसदीय अधिनियम के हिसाब से आफ्स्पा की घोषणा कौन करेगा, लागू कौन करेगा? घोषणा का मतलब इसे लागू कौन करेगा? तो याद दिला दें, इसको संघ सरकार यानी राष्ट्रपति भी इसकी लागू कर सकता है और राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। यानी इसको मोदी जी के द्वारा भी लागू किया जा सकता है, गृह मंत्री के द्वारा लागू किया जा सकता है, संघ सरकार है। और इसको राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भी लागू किया जा सकता है और समूचे राज्य में या राज्य के किसी भाग में, इसे समूचे राज्य में या राज्य के किसी जनपद में, जरूरी नहीं पूरे राज्य में ही लागू किया जाए, राज्य के किसी जनपद में भी लागू किया जा सकता है। अब एक बात दोस्तों याद रखो, तो और आप कहोगे सर ये बताओ राज्य सरकार मना कर दे, अरुणाचल कभी नहीं लागू करेंगे, तो यहाँ पे संघ सरकार की प्राथमिकता है। यही खास बात है कि संसदीय विधि पूरे भारत में लागू होती है और कोई राज्य मना नहीं कर सकता कि भाई हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो ठीक है, अगर घोषणा हो गई तो इसका प्रभाव क्या होगा? अब दोस्तों याद रखो, पुलिस और सेना में एक फर्क होता है। एक तो पुलिस जिस राज्य में है उसी राज्य के लोग पुलिस में भर्ती होते हैं, तो आप आसपास को जानते हैं, भाषा को जानते हैं, बड़े फ्रेंडली भी लोग होते हैं। सेना का काम जस्ट उल्टा है। तो सेना की जहां तैनाती होती है वहां भी रिक्रूटमेंट उनका ही नहीं है। पता चला कि व्यक्ति बिहार से भर्ती हुआ, उसका तैनात है कश्मीर में, तो न वो स्थानीय भाषा समझता है न कल्चर समझता है। और सेना का पूरा प्रशिक्षण लोगों से मिलजुल के लिए नहीं है, उनको तो ट्रेनिंग ही दिया जाता मारने पीटने के लिए। तो एक बार जनरल बिपिन रावत थे और उनसे पत्रकार ने पूछा कि बताइए आपने तो आफ्स्पा लगा रखा है, सेना पीट दी थी किसी को। मैंने कहा पागल हो क्या? अरे सेना पीटने के लिए, सेना संवाद के लिए थोड़ी होती है, बातचीत करना सेना काम नहीं होता। तो दोस्तों आप दे रहा ये देखो, अब जहां आफ्स्पा लग जाए, किसी राज्य में आफ्स्पा लग जाए, उसका परिणाम जरा देखो कितना खतरनाक होता है। परिणाम का मतलब है सेना के द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति की तलाशी की जा सकती है, कभी भी किसी व्यक्ति की तलाशी संभव है। जैसे कई बार आप देखते हो कॉम्बिंग ऑपरेशन, यानी पूरे एरिया को काट दिया जाएगा, आना जाना रोक दिया जाएगा, और ये तलाशी रात के 12 बजे से कभी भी संभव है। अब कमाल की बात, मान लो किसी घर में अकेले महिला कोई है, रात के 12 बजे कोई फौजी कूद गया, देखिए ये दोस्तों विवाद का विषय हो जाता है, ये सुरक्षा का विषय है। बच्चों आपको याद दिला दे, जर्मनी जैसे देशों में, यूरोपीय देशों में फंडामेंटल राइट का मतलब ये है आपके घर की दीवार कोई नहीं लांघ सकता बच्चों। अरे हमारे घर की दीवार भाई बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम, यही तो प्राइवेसी है, यही तो निजता है। अब जरा सोच कर देखो, किसी व्यक्ति तलाशी ली जा सकती है, किसी व्यक्ति के आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है, आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों
कभी अगर आपसपा को देखना हो तो एक OTT पे मूवी है तनाव, कभी इसको देखना। कश्मीर में कैसे सेना सारे काम करती है, तो किसी व्यक्ति के आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है और फिर किसी को देखते ही गोली मारी जा सकती है। और किसी भी भवन को तत्काल ढाया जा सकता है। किसी भी भवन को ध्वस्त किया जा सकता है। किसी भी भवन को तत्काल डायनामाइट लाके उड़ा दिया जाएगा। जब भी जरा सोच के देखो, सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, जब भी सरकार किसी भवन वगैरह को ढाने का प्रयास करते, लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, लोग रोक देते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि घर चाहे अवैध जमीन पे ही क्यों न बना हो, उसको गिराना बड़ा मुश्किल है। पापा यूपी में बुलडोजर खूब चल रहा था, लेकिन इस पर विवाद तो होता ही है। भैया हमारे यहाँ कानून ऐसा है, प्रक्रिया ऐसी है कि अवैध जमीन को भी लोग गिराना मुश्किल होता है। और कश्मीर में तो आप देखोगे, नागालैंड, असम, तत्काल गोली मारी जा सकती है। इसलिए अभी आपने देखा होगा ये घटना नागालैंड में हुई थी, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में। सेना के लोगों ने, कुछ मजदूर जा रहे थे ट्रक में, हाथ दिया, नहीं रोके, गोली चला दी, उसमें कई मजदूर मारे गए, बड़ा बवाल मचा। और अब आप दोस्तों, इससे पहले आपको मैं बता दूं, कश्मीर में पेलेट गन का प्रयोग कर दिया गया था। पेलेट गन का मतलब जो गन उन्होंने मारी उससे बहुत सारे लोगों को आंख चली गई। क्योंकि दोस्तों हकीकत की बात है, कई बार सेना वगैरह की कार्यवाही में तमाशबीन लोग ज्यादा फंस जाते हैं। पॉलिटी पढ़ के दोस्तों ये बात याद रखना कि कभी भी कोई ऐसी घटना, तोड़फोड़ हो, मारपीट हो, तो वहां जाना मत देखने, क्या देखने जा रहे हो, पीटोगे तुम ही। क्योंकि करने वाले बड़े खुराफाती होते हैं, खुराफात करके निकल गए, उनको पता है कि अब इसके बाद पुलिस आएगी। लेकिन वहां जो तमाशबीन व्यक्ति है, भोला भाला व्यक्ति जाके देख रहा है क्या हो रहा है, पिटता लास्ट में वही है। इसलिए ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि किसी व्यक्ति तलाशी ली जा सकती है, व्यक्ति आवागमन को रोका जा सकता है, गोली मारी जा सकती है। इसका सीधा मतलब अनुच्छेद 19 खत्म, 21 रहा ही नहीं। किसी को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है, कोई वारंट वारंट की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब परिणाम इसका ये है कि जब सेना को छूट क्या दी गई है, इस भाई आपने सब 34 में देखा था, यहाँ सेना को छूट किस प्रकार की है। यहाँ को सेना को छूट ये है कि सेना के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के लिए, किसी भी सेना के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के लिए उन्हें न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यानी बात को सीधे शब्दों में कहे तो उन्हें नहीं, उनके खिलाफ नहीं FIR होगा और नहीं कभी उनको इस बात के लिए FIR होगा, न्यायालय में कोई मामला जाएगा। बात को ऐसे देखो दोस्तों, आपके हाथ में AK-47 है और जहां मर्जी चला दो, आपको फिर दिला दे, पुलिस कभी भी ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस के खिलाफ हमेशा FIR होती है, यानी जो FIR लिखता है उसके भी खिलाफ FIR होती है, क्योंकि विधि का शासन है बच्चों। और इसे कहा भी जाता है कि अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 34 पुलिस राज्य की स्थापना कर देता है। ये गैर लोकतांत्रिक है। अरे फंडामेंटल राइट को एकदम खल्लास कर देता है दोस्तों। इसलिए कई लोग आलोचक कहते हैं भैया हमारा संविधान फंडामेंटल राइट दे रहा है, छीन रहा है। यही कहना बड़ा मुश्किल है, इतना कठोर कानून हमने बना रखा है। इसे कई बार कहते हैं अनुच्छेद 22, अरे भाई ये देखो लोग तो कहते हैं अरे दोस्तों राज्य आतंकवाद पैदा कर रहा है। अरे हिंसा पैदा करना अगर आतंकवाद है तो राज्य को यार कल्याण करना चाहिए कि राज्य किसी आग फोड़ देगा, गोली मार देगा। राज्य आतंकवाद कितना बड़ा शब्द है दोस्तों। हमने तो बनाया था राज्य होगा सुरक्षा देगा, न्याय देगा, और दोस्तों हो क्या रहा है, राज्य आतंकवाद पैदा कर रहा है, राज्य गोली मार देगा। अरे पड़ोसी मारेगा तो तब तो हम कोशिश करते हैं कि पुलिस के पास जाए, और पुलिस ही हमारे पीछे पड़ जाए, फिर कौन बचाएगा दोस्तों। इसलिए अगर सेना को छूट दी गई तो आप याद रखो दोस्तों, फिर संविधानवाद कहाँ रहा। इसका मतलब है राज्य को अनियंत्रित शक्ति दे दी। अरे राज्य तो पहले से शक्ति का केंद्र है। यानी दोस्तों अब तो ये बात होगी, सैया भय कोतवाल डर काहे का, दंदना के पीट दो जिसको मर्जी हो। और मानव का स्वभाव अगर हाथ में डंडा दे दो तो इधर उधर ठोकता पीटता चलता है, मानव का मूल स्वभाव है। डंडा दिया कि ठोकरा पीटना शुरू।
तो लोगों ने कहा भाई ये तो गड़बड़ बात है, इसलिए मानवाधिकार कार्यकर्ता इसके बड़े विरोधी हैं। तो देखो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है अनुच्छेद 19, 21, 22 सब इसमें अनुच्छेद 20, 21 क्या जीवन का अधिकार, क्या आवागमन का अधिकार, क्या गरिमा का अधिकार, क्या निजता का अधिकार। इसलिए आलोचक कहते हैं, आलोचक इसलिए आलोचक इसके क्या कहते हैं भाई, आलोचक कहते हैं कि भैया ये है क्या, आलोचक कहते हैं राज्य आतंकवाद है। दोस्तों बहुत बड़ा शब्द है, बताइए राज्य ही जब आतंकवाद पैदा करे। और दोस्तों हमने सोचा था, प्रस्तावना पढ़ के मैं रोमांटिक हो गया था, प्रस्तावना पढ़ के तो मैं बावरा हो गया था, मैं सोचा था अब तो ये मेरा देश है, ये तो पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हम हमारी जनता का शासन है। और अनुच्छेद 34 पढ़ के दिल टूट गया। दोस्तों हमारे साथ ऐसा होगा, गोली मार दी जाएगी। तो राज्य आतंकवाद, अरे भाई राज्य गोली लेके दौड़ रहा है दोस्तों। तो आप जानते हो भाई, किसी को वर्दी मिल जाए तो फिर तो उसका रिएक्शन ही अलग हो जाता है, इसलिए समस्या ये। और दोस्तों इसलिए कहा गया, ये लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल मूल अधिकारों की समाप्ति है, ये मूल अधिकारों की समाप्ति है। और इतना ही नहीं, ये तो बाकायदा भारत में विधि के शासन की समाप्ति है और भारत में पुलिस राज्य की स्थापना है। इसलिए देखोगे दोस्तों कि यूरोपीय देशों में जहां से हमने संविधान लिखना सीखा, जहां से हमने संविधान लिया, अब यूरोपीय देशों में कोई ये कहे कि भैया अनुच्छेद 22 होगा, 34 होगा, तो लोग समझ नहीं पाएंगे भाई ये कैसे होगा। इसलिए आलोचना बहुत ज्यादा है। और कई बार तो आलोचना महिलावादी संगठन तो ये कह देते हैं कि भैया ये तो राज्य के हाथ में महिलाओं के लिए बलात्कार का कानून दे दिया गया है और ये तो हम बिल्कुल असुरक्षित हैं। तो ये अधिकार बार बार मिलता है। और दोस्तों अभी आपने देखा भी होगा कि कई बार सेना के ऐसे दुरुपयोग हो जाते हैं। अब खास बात है कि अगर ये आलोचना है, आखिर में फिर निष्कर्ष क्या देखें, इसी आलोचना के साथ कर दें। क्योंकि मैं बार बार दोस्तों ये बात, संविधान निर्माता, हम संविधान की आलोचना नहीं करते, ये हमारा अप्रोच होता है लिखने का। हमें समस्याओं की आलोचना कर सकते हैं, व्यवहार में खामियां दिखा सकते हैं, संविधान में कैसे खामी दिखाएंगे ये भी आवश्यक है। अब देखो दोस्तों जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखो, जब आलोचक ये कहते हैं, लेकिन देखो राज्य का तर्क क्या है, सेना का तर्क सुनो। अब सेना कहती है भैया ये बताओ कि एक तो हमने अपने आतंकवाद का सामना करने के लगा रखा है, और जब हम गोली मारेंगे आप ये पूछोगे कि गोली क्यों मारा, कमाल की बात है। अच्छा भाई एक तो मानवाधिकार का पक्ष है, जरा सेना का पक्ष भी देखो। अच्छा ये भी ध्यान देने की बात है दोस्तों, 1993 में जो मानवाधिकार आयोग बना उसकी जांच में भी सेना और सैनिक बल नहीं आते, ये और एक प्रॉब्लम है। मानवाधिकार आयोग पुलिस की जांच कर सकता है, सेना और सैन्य बल की जांच मानवाधिकार के दायरे के बाहर है। और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, क्योंकि पीटी में है अधिकार संबंधी मुद्दे। तो मानवाधिकार भी जरा दोस्तों देखना, यानी ये तो बेलगाम घोड़े हो गए। अब ऊंट पे नकेल नहीं करोगे दोस्तों, फिर तो ऊंट तो किसी को भी चबा जाएगा। और इसी वजह से, लेकिन जरा सेना का भी अप्रोच देखो, आलोचना तो एक जगह है, जरा सेना का भी अप्रोच देखो। बात यह है कि सेना से पूछा जाए तो सेना कहती है भैया जरा कश्मीर में जाके देखो, आप नागालैंड में जाके देखो, वहां तो यह हाल है कि पुलिस को लोग डरते नहीं, पुलिस हथियार ही छीन लेते हैं लोग, यानी पूरी गुंडा मवालियों की सरकार चल रही है। इसे बात ये सीधी है दोस्तों, जिस प्रकार से शरीर के किसी भाग में कोई बीमारी हो जाए दोस्तों, भाग कटवाना पड़ता है, कोई प्रेम से नहीं कटवाता, ऐसा थोड़ी कोई बहुत प्रेम से कहता है काट लो। ऐसे ही पूरा हमारा राष्ट्र एक शरीर है। अब अगर कहीं पे घाव हो जाए और पता चला पूरे शरीर के लिए खतरा पैदा कर दे रहे हो, फिर तो हम उसका कोई ना कोई उपाय अपनाएंगे। तो सेना कहती है भैया देखो हम तो केवल लोगों को गोली थोड़ी मारते हैं, सेना कहती है भाई हम तो लोगों को शिक्षा भी देते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा भी देते हैं। आपने कश्मीर वगैरह से कितनी न्यूज सुनी होगी कि सेना का व्यक्ति किसी को हॉस्पिटल ले जा रहा है, वहां पे खेल की सुविधा प्रदान कर रही है। इसे सेना को ये देखना कि बिल्कुल ये लोगों को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, ये कोई भालू और शेर है जो लोगों की जान के पीछे पड़े हुए हैं, दोस्तों ये पूरी समझ नहीं है। तो हमें सबके नजरिए को समझने की आवश्यकता है।
दूसरी बात, और सेना के लोग, दोस्तों सेना के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल का प्रावधान होता है। ऐसा नहीं है कि सेना जो भी करेगी वो सेना बिल्कुल असीमित, सेना कोर्ट अपना ही सिस्टम है। कोर्ट मार्शल का मतलब है सेना के अधिकारियों का अपना सिस्टम है, जो गलत तरीके से बंदूक चला देगा उसकी भी जांच होती है, भले सिविल न्यायालय में ना हो, कोर्ट मार्शल इसे कहते हैं। इसमें सेना का अधिकारी होगा, वो जांच करेगा कैसे। सेना का व्यक्ति का अनुशासनहीनता नहीं कर सकता, सेना का व्यक्ति अपने लिए बंदूक चला देगा, ऐसा नहीं होगा। तो सेना का तर्क ये है। और दूसरी बात दोस्तों, अब राष्ट्रीय सुरक्षा है। अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब आप हमेशा जर्मनी का उदाहरण देंगे, इंग्लैंड का उदाहरण देंगे, तो सवाल है जर्मनी इंग्लैंड में ऐसे उग्रवादी संगठन कहाँ है, आप बता दीजिए। तो लोग एक तरफा बात करते हैं कि जर्मनी में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। अरे भाई, तो हमारे यहाँ तो समस्याएं भी अलग है, एक एक से हमारे यहाँ खुराफाती लोग हैं, इसीलिए इसको हमने अपनाया आवश्यक बुराई के रूप में। और दोस्तों बहुत सारे त्रिपुरा में पहले आपसपा था, खत्म कर दिया। तो जैसे परिस्थितियां खत्म होती है वो हम खत्म भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको हम लगातार बनाए हुए हैं। और इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि भाई देखो, आपसपा के अंतर्गत शक्ति के मनमानी दुरुपयोग की इजाजत नहीं हो सकती। शक्ति के मनमानी दुरुपयोग होगा तो हम किसी की कार्यवाही कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, ये भी न्यायालय ने कहा है। इधर जो रिटायर्ड हमारे सैनिक है उस पर बड़ी आपत्ति जताई है, उनका अरे भैया क्या कर रहे हो, सेना का मनोबल इससे टूट जाएगा। दोस्तों इसलिए देखो, हम पुलिस को बार बार दोष देते रहते हैं। अरे पुलिस के साथ दिक्कत यह है, गोली मार दे तो समस्या है, गोली न मारे तो समस्या है। गोली मार देगा खुद फंस जाएगा, गोली नहीं मारेगा जनता कहेगी देखो। इसलिए सेना को अधिकार दिया गया है क्योंकि वो विशेष परिस्थितियों में तैनात है, इसलिए छूट देना स्वाभाविक है। अरे दोस्तों, ये छूट नहीं देगा, सेना का अधिकारी बंदूक रख देगा और कह देगा भैया जयराम जी के तो घर जा रहे हैं, अपना देख लो, सुरक्षा उक्षा आपकी जिम्मेदारी है, देख लो, हम नहीं देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों एक मध्यम मार्ग अपनाया गया है, एक बीच का बिंदु है जहां पे हम बार बार कहते हैं कि हमारे संविधान में निरपेक्ष अधिकारों का प्रावधान नहीं है। अब कोई सोचे कि निरपेक्ष अधिकार दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मूल मुद्दा ये है कि कैसे इनका दुरुपयोग रोका जाए, कैसे धीरे धीरे इन्हें हटाया जाए, यही बात वास्तविक है। अन्यथा मूल अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच भी एक सामंजस्य बनाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कौन सा अधिकार मिलेगा, कौन सा न्याय मिलेगा। इसे सरदार पटेल संविधान सभा में कहा था, सामाजिक न्याय तब आता है जब देश में व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, जब कौन सा न्याय, कौन सा अधिकार, ये है अनुच्छेद 34। तो दोस्तों इसी के साथ हमने फंडामेंटल राइट का अध्याय खत्म करेंगे और उसमें लास्ट में देखेंगे क्या मूल अधिकार का संशोधन हो सकता है नहीं। क्योंकि मूल अधिकार में एक बात देख लें, मूल अधिकार कैसे संशोधन हो सकता है। और हकीकत की बात यह है कि मूल अधिकार किस तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं। और आप कहोगे सर अनुच्छेद 35, तो अनुच्छेद 35 में दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं। अनुच्छेद 35 में सीधे, अब देखो संसद ने विधि बनाया, ये आपसपा बनाया, तो आपने देखा बार बार जब हम किसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो बार बार ये भी कहते हैं संसद ने विधि बनाया, संसद ने विधि बनाया। तो संसद को मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधि के निर्माण का अधिकार है। तो वो संसद को विधि के निर्माण का अधिकार जिस प्रावधान से दिया गया है वो है आर्टिकल 35। इसलिए 35 में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि छुआछूत को खत्म करने के लिए संसदीय विधि की आवश्यकता पड़ी, तो संसद शक्ति का प्रयोग करेगी आर्टिकल 35। फिर बाल श्रम खत्म करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, संसदीय विधि की। तो संसदीय विधियां बनाती हैं अनुच्छेद 35 में, आर्टिकल 35 में। इसे 35 को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही है हमारा फंडामेंटल राइट। अदरा लास्ट में देख लें कि क्या मूल अधिकार का संशोधन संभव है, क्या मूल अधिकार संशोधन किया जा सकता है। और एक बात तुमने देखा, एक फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी निकल गई। तो जरा अगला भी सवाल देख लें बच्चों लास्ट में मूल अधिकार पर, फिर हम निदेशक तत्व आएंगे, फिर मूल अधिकार कंपैरिजन, मूल कर्तव्य आएंगे, फिर मूल अधिकार की तुलना करनी पड़ेगी। तो हमें अलग अलग जगह पे आना पड़ेगा। लेकिन अब जरा एक पेचीदा मामला देख लें, थोड़ा सा जो सैद्धांतिक है, क्या मूल अधिकारों का संशोधन संभव है। अच्छा, संशोधन का मतलब दोस्तों संविधान में कुछ बदल देना, हटा देना, जोड़ देना, ये सब संशोधन है, अमेंडमेंट। अच्छा, बड़ा विशुद्ध शब्द है, संशोधन मतलब बदलाव कर देना, परिवर्तन कर देना। इसका मतलब किसी भाग को हटा देना, ये भी संशोधन है, किसी भाग में कुछ जोड़ देना, ये भी संशोधन है, कुछ परिवर्तन कर देना, ये भी संशोधन है।
तो मूल अधिकार में देखो आर्टिकल 21A जुड़ गया, 86वें संविधान संशोधन से, ये भी संशोधन है। 44वें संपत्ति का अधिकार हट गया, ये भी संशोधन है। तो आप कहोगे सर ये तो इसका मतलब दिख रहा है कि संशोधन हो सकता है, तो फिर इसमें सवाल ही खत्म हो गया। संशोधन तो दिख ही रहा है हमें, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दोस्तों थोड़ा इस बात को और सैद्धांतिक तरीके से देख ले कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि मूल अधिकार में संशोधन के लिए आप जानते हो कि हमारे यहाँ संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 368 में। अब ये बात बच्चों ध्यान रखना, हम यहाँ मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 368 का उल्लेख और भी हम आएंगे, आधारभूत ढांचे की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा पूरा ध्यान मूल अधिकार पर है। तो जब भी किसी मुद्दे को पढ़ते हैं हो सकता है उसमें कई बात जुड़ी हो, लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान मूल अधिकार का है, इसलिए ध्यान रखना, हम अभी उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 368 की एक बात यहाँ पे आपको याद दिलाते हैं। अनुच्छेद 368 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि संसद के द्वारा, संसद की संविधायी शक्ति के द्वारा, संविधायी शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, संसद की संविधायी शक्ति के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। यह आर्टिकल 368 के क्लॉज 1 में लिखा गया है। अब देख लो बच्चों, अगर इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा यार ये सवाल ही ऐसा है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति के द्वारा संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है। क्यों शब्दों पर जरा ध्यान दो, संसद की संविधायी शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अब यही थोड़ा समझने की बात है, तो संसद की विधायी शक्ति संविधायी शक्ति अलग अलग होती है, और अलगाव कहाँ है जरा देखो, संविधान के किसी भी भाग में, जो बात ध्यान, किसी भाग का मतलब 2, 3, 4, 5, इसका मतलब से 22 लेकर, इसका मतलब है किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। ये तो बात स्पष्ट हो जा रही है, तब ये तो यही सवाल खत्म हो जाना चाहिए अनुच्छेद 368 में सर मूल अधिकार का संशोधन हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा ही मामला और कॉम्प्लिकेट अगर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें दो चीजें आपको स्पष्ट कर दें, एक तो संसद की विधायी शक्ति क्या है, संसद की संविधायी शक्ति क्या है। दोस्तों ये बात बेसिक है, एक है संसद की संविधायी शक्ति, इंग्लिश में भी आप याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और दूसरा है विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर। तो जो बात आपको ध्यान रखने की है कि संसद अपनी विधायी शक्ति से मूल अधिकार को नहीं छीन सकती, संसद अपनी विधायी शक्ति के द्वारा मूल अधिकार को नहीं छीन सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन संविधायी शक्ति से कर सकती है। तो इसका मतलब दोनों में फिर अंतर रखना जरूरी है, विधायी शक्ति से नहीं। संसद को संविधायी शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 368 से, संसद को विधायी शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 246 से, जहां लिखा गया है कि संसद संघ सूची पर विधि का निर्माण करेगी, समूर्ति सूची पर विधि का निर्माण करेगी, यानी ये लिखा गया है अनुच्छेद 246 में। इसलिए अब संविधायी शक्ति का मतलब क्या है, जहां संविधान में, यानी संविधायी शक्ति का मतलब है जहां संविधान के किसी अनुच्छेद में, किसी भाग में, किसी अनुसूची में कोई जोड़ हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ये संविधान संशोधन कहलाएगा, संविधायी शक्ति है। लेकिन जहां संसद कोई अधिनियम बना रही है, इसलिए आप देखोगे अधिनियम एक्ट, अधिनियम बना रही है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, घरेलू निवारक हिंसा अधिनियम, तो जो अधिनियम बनाती है उसका संविधान के अनुच्छेद, भाग, अनुसूची से कोई सरोकार नहीं होता, ये संसद की विधायी शक्ति है। इसलिए संसद की संविधायी शक्ति के लिए एक विशेष बहुमत चाहिए बच्चों, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जबकि यहाँ के लिए
एक सामान्य बहुमत चाहिए। यानी हमारे पास संसद जो काम करती है वो दो तरीके से करती है। और देखो इसलिए कहा जाता है अनुच्छेद 368 में लिखा है संसद की संविधायी शक्ति। तो ये बात दोस्तों याद रखना है कि संविधायी और विधायी शक्ति अलग होती है। अब सामान्य बहुमत का मतलब सीधा है बच्चों, मान लो कि क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, अब पार्लियामेंट में मान लो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा में हो सकता है 543 मेंबर हैं, लेकिन 543 का होना जरूरी नहीं है। मान लो कि वहां 200 मेंबर प्रेजेंट हैं, क्योंकि प्रेजेंट बहुत कम होते हैं, बहुत सारे लोग एब्सेंट होते हैं, कोई घूम रहा है, कोई ट्रीटमेंट के लिए चला गया, कोई अपने संसदीय क्षेत्र में चला गया, तो अलग अलग कारण होते हैं। तो अब यहाँ पे अब देखो 101 मेंबर ही सामान्य बहुमत है, यानी उपस्थित से आधे से ज्यादा ये सामान्य बहुमत है। लेकिन विशेष बहुमत का मतलब होता है केवल उपस्थित नहीं, बल्कि विशेष बहुमत में होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से ज्यादा। 368 में दो बात कही गई है, यहाँ तो यह सामान्य बहुमत का मतलब उपस्थित का आधे से ज्यादा। लेकिन बस इतनी बात है, क्लास और संसद में एक फर्क होता है। क्लास में कोई कोरम नहीं होता, कोरम गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब है संसद में अगर जो प्रेजेंट मेंबर हैं वो 54 से कम हो गए तो संसद नहीं चलेगी, यानी कम से कम कुल सदस्य संख्या का 1/10 मेंबर होना ही चाहिए। 54 से ऊपर होगा उसका आधे से ज्यादा, 54 हो, 55 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, उनका आधे से ज्यादा सामान्य बहुमत है। कोरम से ज्यादा हो और आधे से ज्यादा हो। लेकिन विशेष बहुमत में दो बातें होती हैं। इसका मतलब है संविधान निर्माताओं ने संसद को ही दो प्रकार की शक्ति दे दी है कि भैया कभी विधि का निर्माण हो गया, एग्रीकल्चर अधिनियम बनाने की बात हो तो संसद इस शक्ति का प्रयोग कर लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान के संशोधन के लिए कोई और उपकरण नहीं कि जनमत संग्रह होगा। कई देशों में ऐसा है, जनमत संग्रह होगा, आम जनता कहेगी, सम्मेलन होगा। हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने कहा कि यह संसद निर्वाचित संस्था है, और इसे डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे अगर हमारे संविधान से किसी को आपत्ति हो, थोड़ी सिंपल सी बात है, हमारे संविधान से कोई नाराज हो तो उससे बड़ा सिंपल उपाय है, और उपाय वो है उसे 2/3 बहुमत चाहिए, संविधान बदल लीजिए। इसलिए विशेष बहुमत का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखनी है। विशेष बहुमत का मतलब है कि इसमें दो चीज साथ चाहिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और बच्चों पढ़ते समय ये बात ध्यान में रखो, उपस्थित नहीं, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो लोकसभा का बहुमत हो जाएगा 272 और राज्यसभा का हो जाएगा 123। बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा। लेकिन यहां था उपस्थित और यहां था कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसका मतलब है कोई सामान्य विधि अगर 60 सांसद यहाँ पे है और 31 सांसद ने समर्थन कर दिया तो सामान्य विधि बन जाएगी, संविधान बदलाव नहीं होगा। संविधान के संशोधन में कम से कम 272 सांसद चाहिए, इसलिए संसद को इसके लिए बड़ा बहुमत जुटाना है। तो संविधान बदलाव बड़ा काम हो रहा है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा भाई थोड़ा सा कठोर मामला कर दिया जाए, इतना आसानी से कोई संविधान बदल ना पाए। लेकिन दूसरी बात यह भी लिखी गई है, केवल यही नहीं, दूसरी बात यह भी लिखी गई है, एक तो है कुल सदस्य संख्या का बहुमत और फिर है उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। ये दोनों शर्त है, उपस्थित एवं उपस्थित और मत देने वालों को 2/3, ये दोनों साथ साथ होना चाहिए दोस्तों। अब मान लो कि उपस्थित और मत देने वालों को 2/3, तो मान लो लोकसभा में केवल 90 मेंबर है तो 90 का 2/3 तो 60 ही होगा, तो इससे संविधान संशोधन नहीं होगा, क्योंकि 272 से कम तो हो नहीं सकता। और आप कहोगे सर ये बताओ उपस्थित और मत देने वालों का मतलब क्या है? इसलिए रखा गया है, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे, उपस्थित होंगे, वही मतदान करेंगे। ऐसा नहीं कोई सांसद है वो कार्यवाही में भाग नहीं ले रहा है और संविधान संशोधन से मतदान भाग ले रहा है, क्योंकि जब मतदान सदन में होता है सदन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाहर से कोई सांसद आके वोट नहीं कर सकता, इसलिए कहा गया प्रेजेंट इन वोटिंग। तो इसका मतलब है कि मान लो कि प्रेजेंट इन वोटिंग का मतलब मान लो कि लोकसभा में 480 मेंबर है तो 480 का 2/3 कर लो, तो अब आएगा
320 2/3 में, जो कि 272 से ज्यादा होना चाहिए। 320 272 से भी ज्यादा है और 2/3 भी है। इसलिए अगर ये 480 है, हो सकता है कि इसमें कुछ लोग विपक्ष में भी वोट करें। इसलिए कहा जाता है इस बहुमत से संविधान संशोधन हो जाएगा। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन करने के लिए संसद को बड़ी शक्ति चाहिए, क्योंकि संविधान में बदलाव एक बड़ा बदलाव माना जाता है। अब यहां तक ये बात तो फिक्स हो गई कि बस संसद अपनी संविधायिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है, और विधायिक शक्ति के प्रयोग के लिए तो कभी भी कोई विधि बन रही है। अभी संसद का सत्र हुआ, उसमें विधियां बनी, कभी भी कर सकती है। तो अब ये बहुमत हो गया और संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है। इससे तो ऐसा पता चलता है मूल अधिकार का सवाल ही पैदा नहीं होता, मूल अधिकार का भी संशोधन हो सकता है। लेकिन बच्चों, इसमें पेच फंसा हुआ है। विवाद ये है, केवल 368 तक की बात समझ में नहीं आएगी। 368 की बात तो मैंने देख लिया, संसद की विधायी और संविधायी शक्ति भी देख लिया, और भी आप कह सकते हो कि विधि के निर्माण में और संविधान के संशोधन में और भी फर्क होता है, वो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। सामान्य बात इतनी है। तो अब आप इतना देखने से पता चलता है कि भैया संविधान का संशोधन कर देंगे, लेकिन मूल अधिकारों के बारे में मसला फंसता कहाँ है, ये बात दोस्तों अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।